ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले सेक्शन पर। ठीक है, अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी, सेक्शन बी। और सेक्शन बी में हमारे पास क्वेश्चन है 21 से 26, और प्रत्येक क्वेश्चन हमारे पास कितने अंक का है? 2 अंक का। कितने अंक का है? 2 अंक का। ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं अपना सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, जो कि है 21। ठीक है, तो हमारे पास है अपने उत्तर का कारण बताते हुए निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए। तो हमें अब क्या बताना है? यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन को पहचानना है और बताना है कि किस टाइप की अभिक्रिया है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेते हैं। हमारे पास है इक्वेशन फर्स्ट, जो कि है Fe2O3 प्लस 2Al टू फॉर्म Al2O3 प्लस 2Fe प्लस हीट। यानी यहां पर ऊष्मा क्या है? अधिक मात्रा में। ठीक है, ऊष्मा। तो हम देखते हैं सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें ये हमारे पास एक थर्मिट अभिक्रिया है। थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट रिएक्शन। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया। ठीक है, ये थर्मिट अभिक्रिया है। और थर्मिट अभिक्रिया आप पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास फेरिक ऑक्साइड है, यदि उसको हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन सेपरेटली क्या होता है? सेपरेट हो जाता है, जिसमें हाई अमाउंट में क्या निकलती है? हीट। लेकिन हमें क्या बताना है? यहाँ पर इसका टाइप बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा टाइप हमारे पास बनता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है? Fe को डिस्प्लेस कर दिया जाता है, किसके द्वारा? एल्यूमिनियम के द्वारा। तो एल्यूमिनियम Fe को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना लेता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और आयरन को क्या कर देता है? सेपरेट। और इसमें क्या निकलती है? बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। तो हमारे पास पहला टाइप क्या बन जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। और देखते हैं हमारे पास इसमें कौन सा टाइप हमारे पास है। आपको एग्जाम में केवल एक कोई भी एक प्रकार बताना है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में इसमें किस टाइप की रिएक्शन और जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आयरन हमारा किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Fe में। यानी यहाँ पर क्या हो रही है? ऑक्सीजन की कमी। और ऑक्सीजन की कमी को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन मतलब अपचयन। ठीक है, और एल्यूमिनियम में क्या हो रही है? ऑक्सीजन की वृद्धि। और ऑक्सीजन की वृद्धि को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी उपचयन, उपचयन। तो इस प्रकार से जहां पर जिन अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमारे पास दूसरा टाइप क्या मिल जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन यानी रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, क्या इसमें और भी कोई रिएक्शन है? हाँ, तो दिखाई देते हैं। हमारे पास आयरन और एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराने पर हमारे पास हाई अमाउंट में क्या निकलती है? हीट। और जब कभी किसी केमिकल इक्वेशन के दौरान यदि हीट अगर बाहर निकलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन तीनों दिखाई देती हैं। लेकिन आपको एग्जाम में केवल एक ही टाइप बताना है, कोई सा भी। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को पहले कैलकुलेट कर लेते हो तो आप इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यदि आप इसे रिडॉक्स रिएक्शन पहले से कैलकुलेट कर लेते हो तो रिडॉक्स, अदरवाइज एक्सोथर्मिक। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि है पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी। तो पी में क्या कह रहा है? हमारे पास एक इक्वेशन है PbNO3 का ट्वाइस प्लस 2Ki और PbI2 जो कि एक PPT की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, प्लस 2KNO3, 2KNO3। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर
आयन क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो हमारे पास पीवी किसके साथ रिलेशन बनाएगा, यानी कि पीवी किसके साथ रिएक्शन करेगा हमारे पास, आई के साथ, यानी कि आयोडीन के साथ, और क्या बना लेगा, PbI2। इसी तरीके से हमारा पोटेशियम किसके साथ बनाएगा, नाइट्रेट के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, KNO3। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुए हैं, आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज, यानी आयनों का आदान प्रदान, आदान प्रदान। और जो आयन एक्सचेंज जो होते हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन। ठीक है, यानी कि द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, आप देख सकते हैं इसे। तो पहले टाइप में हम 3 टाइप की रिएक्शन है, इनमें से आप कोई भी एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, और सेकंड में हमें दिखाई देता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों इसका आंसर भी आप चेक कर सकते हैं। देखो हमने बताया था कि हमारे पास जो पहली रिएक्शन है, रिएक्शन फर्स्ट, वो क्या है हमारे पास, ऊष्माक्षेपीय विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कह सकते हैं उसे, और उसे रिडॉक्स रिएक्शन भी बोला हमने, रिडॉक्स अभिक्रिया। और ऊष्मा निकलती है इसलिए उसे क्या बोला था, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, और हमारे पास जो सेकंड है, सेकंड रिएक्शन है, क्रियाशील है, तत्वों को विस्थापित कर देता है, एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड को आयरन में बदल देता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी रिएक्शन थी, द्विविस्थापन अभिक्रिया या अपक्षेपण, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा था, जैसा कि हमने आपको बताया। यहाँ पर ये क्या बन रहा है, पीपीटी, तो इसे अपक्षेप अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अपक्षेप अभिक्रिया, चूंकि अभिकारक और उत्पादक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और अपक्षेप बनता है पीले रंग का, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोल देते हैं या अपक्षेपण अभिक्रिया भी कह देते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है 22। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर एल्वियोली और नेफ्रॉन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमें यहाँ पर कुछ फीचर्स दे रखे हैं, फीचर्स। ठीक है, वायु कोष्ठिका जिसे क्या बोलते हैं, एल्वियोली, और इसे क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन, वृक्काणु को बोला जाता है नेफ्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है संरचना एवं स्थान। तो हमारे पास जो एल्वियोली होते हैं यानी कि वायु कोष्ठिका होते हैं, ये इनकी संरचना कैसे होती है, गुब्बारे जैसी संरचना, गुब्बारे जैसी संरचना। ठीक है, संरचना। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो इनका स्थान कहाँ पर है, तो हम आपको बता दें इनका स्थान होता है हमारे लंग्स के पास। ठीक है, लंग्स में, यानी कि फेफड़ों में, फेफड़ों में। ठीक है, और इनका कार्य क्या है, तो इनका कार्य है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी कि गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है, इनका क्या है ये फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास वृक्काणु, और वृक्काणु में सबसे पहले बात करते हैं इसकी संरचना। तो संरचना होती है इसकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि नलिका कार संरचना। ठीक है, और ये इनका स्थान कहाँ पर है, तो गुर्दे में। ठीक है, गुर्दे में। ठीक है, और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है, फंक्शन है इसका, इसका फंक्शन है यानी कि कार्य, इसका कार्य है ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड फिल्टर करना, यानी रक्त को फिल्टर करना, और उसमें से यूरिन, यूरिन यानी कि मूत्र, मूत्र का बनाना और उसे बाहर रिलीज करना, बाहर करना। ठीक है, ये इसका क्या है, कार्य है। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं इसकी संरचना जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली। ठीक है, फेफड़ों में क्या है, इनकी स्थान कहाँ है, फेफड़ों में यानी लंग्स में। और ब्रिकॉल्स यानी कि इन्हें बोलते हैं श्वासनिका, क्या बोलते हैं इन्हें, श्वासनिका। श्वासनिका। ठीक है,
श्वासनिका के अंतिम छोर पर गुब्बारे जैसी संरचना होती है, यानी इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। ठीक है, गुब्बारे जैसी संरचना होती है। इनका कार्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट है हमारे पास नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, ठीक है, और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? इनकी संरचना कैसी होती है? नलिकाकार। इनकी संरचना होती है नलिकाकार, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? गुर्दे में। ठीक है, इनका कार्य क्या है? रक्त का फिल्टर करना, निष्पादन करना और मूत्र का बनाना और उसे बॉडी से बाहर करना। ठीक है, और इनकी संरचना कैसी होती है? कुछ इस टाइप से, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 23। या तो विकल्प ए या बी का प्रयास करें, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में या तो विकल्प ए को अटेम्प्ट करना है या बी को अटेम्प्ट करना है, लेकिन हम यहाँ पर दोनों ही विकल्प को अटेम्प्ट करेंगे और समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला विकल्प है, यानी ए क्या है? पौधों द्वारा ग्लूकोज के संश्लेषण के चरणों की सूची बनाइए। यानी कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, और उसके बाद इसमें क्वेश्चन इमर्ज है, इस अभिक्रिया से संबंधित रेगिस्तान पौधों में क्या विशेषता पाई जाती है। तो उसको समझते हैं। सबसे पहले हम इसके लिखते हैं फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। ठीक है, वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, को जो हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब इस अभिक्रिया को कंप्लीट कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में, C6H12O6। ठीक है, और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स H2O प्लस O2। ठीक है, इस प्रकार से हमारी रिएक्शन क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल का अवशोषण। ठीक है, क्या होता है? क्लोरोफिल का यहाँ पे अवशोषण होता है। और हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या है 12, 6 दूनी 12, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या बचती है 6। तो ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या हो जाती है? वृद्धि। तो ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन, यानी कि अपचयन। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा स्टेप क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ है? रिडक्शन, यानी कि अपचयन। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट, में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, और आप देख सकते हैं सूर्य के प्रकाश में इस अभिक्रिया को क्या कराया है? कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारे पास जो लाइट एनर्जी थी, क्या थी? लाइट एनर्जी, यानी प्रकाशीय ऊर्जा, किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, इस प्रकार से ये स्टेप्स कुछ हमें मिलते हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर। अच्छा, इसमें भी एक क्वेश्चन और है, इस प्रक्रिया या अभिक्रिया में संबंधित रेगिस्तान में पौधों में क्या विशेषता पाई जाती है? ठीक है, तो देखते हैं। रात के समय जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्ब। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को जब दिन के समय उसका इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसे इस तरीके से फोटोसिंथेसिस की तरह क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उसका इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अपना कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी देख लीजिए। पौधे में ग्लूकोज के संश्लेषण के चरण, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का
अवशोषण। ठीक है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या रूपांतरण। ठीक है, और यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना यानी कि रिडक्शन होना। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन, रिडक्शन यानी अपचयन। नेक्स्ट है यहाँ पर रेगिस्तानी पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट तैयार करते हैं, जिसको रात में ही वो तैयार कर लेते हैं और फिर दिन के दौरान क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित ऊर्जा द्वारा कार्य करते हैं, यानी कि फिर वो उसी तरीके से फंक्शन करते हैं जिस तरीके से बाकी प्लांट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है ए का। इसके साथ इसका और वाला, ठीक है, इसका और पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, लार। यहाँ पे पहले देख लेते हैं, मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया में निम्नलिखित एंजाइमों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो लार है, लार एमाइलेज, ये क्या कार्य करता है, पेप्सिन का क्या कार्य है, ट्रिप्सिन का क्या कार्य है और लाइपेज का क्या कार्य है। तो इसको हम अगली स्लाइड पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए लार एमाइलेज ये क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में यानी शुगर में, शुगर में। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स यानी कि जटिल अणु हैं, उसमें किसमें कन्वर्ट किया जाता है, सरल अणु में। ठीक है, सरल अणु में यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में। तो लार एमाइलोज का क्या कार्य है कि स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में, यानी कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उन्हें किसमें कन्वर्ट करता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट है हमारे पास पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन का क्या कार्य है, ये क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, यानी पेट में प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिप्सिन का काम क्या है, ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में। ठीक है, ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है किसमें, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में। यह प्रोटीन को अमीनो एसिड में पचाने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लाइपेज क्या है, ये इमल्सिफाइड फैट को ये फैटी एसिड में, किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो पाशीकृत वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है कौन, लाइपेज। ठीक है, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है 24। तो आप देख सकते हैं, उपरोक्त चित्र में एक लेंस द्वारा एक छवि के निर्माण को एक मोटी रेखा द्वारा दर्शाया गया है। चित्र का विश्लेषण करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा लेंस इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि मुख्य एक्सिस के क्या है, पैरेलल। लेकिन ये क्या है, आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन के बाद ये हमारे पास जो रे है ये कहां से होती जाएगी, F2 से होती हुई जा रही है। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास यहाँ से ऑब्जेक्ट के पास से एक रे क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, यानी अपवर्तन हो रहा है। वो भी कैसे जा रही है, इस तरीके से, जो कहां से जा रही है,
यहाँ से O से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये दोनों ही लाइन आपस में कभी भी मिलेंगी नहीं, लेकिन ये जो हमारा लेंस है उसके पहले ही यानी पीछे ही क्या होंगे, मीट होंगे। तो यहाँ इस प्रकार से हमारे पास एक इमेज बनती है जो मिरर से यानी लेंस से पहले ही बनती है, और इसकी क्या है, ये इमेज, इमेज यानी कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की इमेज कब बनती है, तो इस प्रकार की इमेज बनती है लेंस में, और लेंस में कहा, कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में यानी कि उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साइड में ही क्या बन गया, इमेज। तो इमेज के जो नेचर होगा वो कैसा होगा, इमेज का नेचर होगा वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी कि आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। तो इस प्रकार से इस रे डायग्राम के हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगाया है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो सबसे पहले है किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया गया है, तो इसका आंसर हो जाता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाता है किस प्रकार का लेंस का इस्तेमाल किया गया है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। छवि की प्रकृति क्या है यानी इसका नेचर क्या है, तो आप नेचर देख सकते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सी पॉइंट, यदि छवि लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि हमारे पास जो प्रतिबिंब है वो लेंस से कितनी दूरी पर है, लेंस से कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आप सभी जानते हैं कि लेंस से लेफ्ट हैंड की तरफ जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, नेगेटिव, और लेंस से राइट हैंड की तरफ जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव। तो इस प्रकार से हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब दूरी, वो क्या हो जाती है, v बराबर -30 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे है, और प्रतिबिंब वस्तु के आकार का दोगुना है तो वस्तु कहाँ रखी गई है, तो हमें इसकी क्या बतानी है, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति यानी u कैलकुलेट हमें करना है, ठीक है। लेकिन हमें एक कंडीशन दी हुई है कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार का क्या है, दोगुना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका क्या है, इमेज क्या है, दुगनी है, यानी हमें m गिवन है, क्या है, मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है, 2 दिया हुआ है। तो इससे हमें एक रिलेशन निकालना है जिसमें मैग्निफिकेशन m और इमेज डिस्टेंस v और u के बीच में रिलेशन को बताता हो। तो इस प्रकार से हमारे पास एक रिलेशन है जिसे हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, m बराबर v बटे u, इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, m बराबर v बटे u। तो m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2, और v की वैल्यू कितनी है, -30, और u क्या हमें कैलकुलेट करना है, तो u को यहाँ पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -30/2, इसको कैलकुलेट करते हैं तो -15 सेंटीमीटर, ये हो जाता है आपका आंसर। तो हमारे पास क्या है, यदि छवि लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बनाती है, और प्रतिबिंब वस्तु के आकार का दोगुना है, तो वस्तु कहाँ रखी गई है, तो वस्तु रखी गई है कहाँ पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यहाँ से जो दूरी है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विकल्प ए या बी में से किसी एक का प्रयास करें, यानी हमारे पास यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है, या तो हम पार्ट ए को करें या पार्ट बी को करें, लेकिन हमें क्या करना है, सीखना है, और हम दोनों ही पार्ट को सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, कपड़े सुखाने की मशीन में विद्युत परिपथ, यानी हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें हमें बताया गया है कि समांतर रूप से 2 हीटर एक्स एंड वाई लगे हुए हैं, ऊपर चित्र में 230 वोल्ट विद्युत आपूर्ति से जुड़ा परिपथ दिखाया गया है। जब दोनों स्विच बंद होते हैं तो एक्स में धारा 3.5 एम्पियर होती है। ऊपर दिए गए सर्किट का विश्लेषण करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो हम आपको समझा देते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक सर्किट है जहां पर एक एक्स और एक वाई, दो क्या है, रेसिस्टेंस है, ठीक है, जो समांतर रूप से जुड़े हुए हैं। अभी यहाँ पर क्या है, ये
जो सर्किट है इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लग है वो क्या है, ऑफ है। अगर हम इसे ऑन कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पर उसने पूछा है कि हीटर एक्स में विकसित विद्युत शक्ति की गणना कीजिए, और यहाँ पर हमें करंट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, करंट दे रखा है 3.5 एम्पियर। क्या दे रखा है, 3.5 एम्पियर। तो आप सभी जानते हैं हमें यहाँ पर वोल्टेज गिवन है और आई गिवन है, तो हमें क्या पूछा गया है, हीटर एक्स में विद्युत शक्ति की गणना कीजिए, यानी कि हमसे पूछा गया है पी। पहले में क्या पूछा गया है, पी पावर, और पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। क्या होता है, P इज टू V इंटू आई। हमें वोल्टेज गिवन है और साथ में जहां पर एक्स हीटर है वहां पर हमें करंट भी गिवन है, तो हम यहाँ पर इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं। तो वोल्टेज है हमारे पास 230 और करंट है हमारे पास 3.5 एम्पियर। तो इस प्रकार से हमारे पास जो पावर है वो क्या जाती है, 35 0.5 70 और 10 80, ठीक है, यानी हमारे पास पावर हो जाती है 805 वॉट। क्या हो जाती है, 805 वॉट, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यदि एक्स का प्रतिरोध वाई के प्रतिरोध को दुगना है तो हीटर वाई में धारा की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन है, आप सभी जानते हैं कि आई हमारे पास क्या होता है, इनवर्स रिलेशन टू दी रेसिस्टेंस, ठीक है। हमारे पास बोला गया है यदि एक्स का प्रतिरोध, जो हमारे पास एक्स का प्रतिरोध है वो वाई के प्रतिरोध से क्या है, दुगना है, यानी यहाँ पर रेजिस्टेंस यदि हमारे पास दुगना है, यानी हमारे पास यहाँ पर 2R है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 4R, ठीक है, 4R। तो इस प्रकार से इस रिलेशन से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि यदि कहीं पर रेजिस्टेंस की मात्रा ज्यादा है तो करंट की मात्रा क्या होगी, कम। तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, दुगना है। क्या है, 2 गुना। तो करंट क्या है यहाँ पर 3.5। तो इसका मतलब यहाँ पर, और इसका उल्टा करें, अगर रेजिस्टेंस की मात्रा कम होगी तो वहां पर करंट की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 गुना है और यहाँ पर क्या है, करंट क्या है, 1 गुना। तो यहाँ पे इसका दोगुना क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट हो जाएगा 2 गुना। क्या हो जाएगा, 2 गुना। तो यहाँ पर जो हमारे पास करंट है वो कितना हो जाएगा, इसका दुगना 7.0 एम्पियर। तो इस प्रकार से इसको आप कंसेप्चुअली सॉल्व आउट कर सकते हैं। आप इसको ज्यादा न्यूमेरिकल वे में ना लेके जाएं और आप सबसे पहले इसका रिलेशन निकालें कि आई और आर में क्या रिलेशन होता है, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि एक्स का प्रतिरोध वाई के प्रतिरोध का क्या है, दुगना। तो हमारे पास आई और आर का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। और यहाँ से सबसे पहले हमने क्या माना, अगर इसकी आर जो इसके पास प्रतिरोध है वो 2R है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 गुना, सॉरी 4 ओवर आर, ठीक है, जो कि है 2 गुना। और यदि रेजिस्टेंस दुगना है तो करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जिसका कम है उसका 2 गुना हो जाएगा और जिसका दुगना है उसका हाफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा, 7 एम्पियर, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ चलते हैं अगले पार्ट पर, जो कि है इसका बी, और का बी, ठीक है। देखते हैं, उपरोक्त चित्र में 2 प्रतिरोध एक्स और वाई को एक बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन के लिए जो शक्ति है यानी कि पावर है वो क्या है, P1। जब इन प्रतिरोधकों को समान बैटरी से समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसके लिए जो पावर है वो क्या है, P2। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 केस हैं। पहला केस है श्रेणी क्रम और दूसरा केस है हमारे पास पार्श्व क्रम, ठीक है। श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज और दूसरा है हमारे पास पैरेलल, ठीक है, पैरेलल। तो देखते हैं, सबसे पहले बोला गया है कि 2 प्रतिरोध एक्स और वाई को एक बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आप देख सकते हैं यदि हम इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमारे पास ये हो जाता है R1, ये हो जाता है R2। क्या हो जाता है, R1 और R2। तो इसके लिए हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पावर का फॉर्मूला हो जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि I क्या होगा, I क्या होगा यहाँ पर फिक्स, लेकिन V क्या करेगा, वेरी। क्या करेगा, वेरी, यानी V की वैल्यू बदलती है। तो इसके लिए पावर का फॉर्मूला हो जाता है V² अपॉन R। क्या हो जाता है, V² अपॉन R। तो आपको हम बता देते हैं कि P का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, एक ये फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू V² अपॉन R, एक ये फॉर्मूला होता है, और तीसरा है हमारे पास P इक्वल्स टू I² R, ठीक है। तो इसमें हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो इन कंडीशन पे डिपेंड करता है, यदि हमें V और I गिवन है तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। यदि हमें कंडीशन में V² अपॉन R है तो हम ये कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और यदि हमें पावर के लिए जब I और R दे रखे हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ यूज करेंगे P इक्वल्स टू V² अपॉन R। तो देखते हैं पहले सीरीज में, तो हमारे पास
जो R1 R2 है वो किस में जोड़े गए हैं, सीरीज में। तो इसके लिए RS अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो क्या हो जाएगा, R1 कितना है आपका R प्लस R2 कितना है 2R। इस प्रकार से टोटल R कितना हो जाता है 3R। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास दे रखा है X और Y को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसके लिए शक्ति कितनी है, P कितनी है, P1। क्या है, P1। तो P1 की वैल्यू क्या हो जाती है, तो P1 की वैल्यू है हमारे पास V² अपॉन R। ठीक है, तो जिसके लिए वोल्टेज क्या है, V ही रहेंगी, V²। लेकिन R की वैल्यू क्या हो जाएगी, RS, और RS कितने हमारे पास 3R, तो यहाँ रख देंगे 3R। ठीक है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से यदि हम इन एक्स और वाई को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो टोटल आर होगा, आरपी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसके लिए हमारे पास 1/R1 कितना है हमारे पास R, प्लस 1/R2 की वैल्यू कितनी है 2R। तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2R, और इसका हो जाएगा 2 और प्लस ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3/2R। ठीक है, ये वैल्यू क्या है हमारी 1/RP की। यदि हमें केवल RP की वैल्यू चाहिएगी तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा RP, और इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2R अपॉन क्या हो जाएगा 2R/3। तो इस प्रकार हमें RP की वैल्यू मिल जाती है। तो सेकंड केस में हमें दे रखा है यदि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो हमारे पास जो शक्ति हो जाती है वो क्या हो जाती है P2। क्या हो जाती है P2, और P2 का फॉर्मूला होता है V²/R। ठीक है, R यानी कि P। तो इस प्रकार से हमारे पास जो V है V² ही रहेगा, बट ठीक है V² ही रहेगा, लेकिन RP की जगह क्या है, RP की वैल्यू रखेंगे 2R/3, 2R/3। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो जाता है हमारे पास समीकरण नंबर 2। क्या हो जाता है, समीकरण नंबर 2। अब अगली स्लाइड हम एक स्लाइड ले लेते हैं इसमें। ठीक है, तो हमारे पास P1 क्या था, V²/RS, जिसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है V²/3R। ठीक है, और हमारे पास P2 क्या है V²/RP, और इसकी वैल्यू है V²/2R/3। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, V²/2R/3, 2R/3। तो इस प्रकार से ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 3V²/2R। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनका अनुपात P1/P2 ज्ञात कीजिए। तो इसका अनुपात ज्ञात करना है हमें, तो अनुपात कैलकुलेट कर लेते हैं। P1/P2 ये कैलकुलेट करना है, तो P1 की वैल्यू क्या है हमारे पास V²/3R अपॉन, और P2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3V²/2R। आप सभी जानते हैं, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऊपर। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाता है 2R इंटू V²/3R इंटू 3V²। तो V² से V², R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2/3, 3 जा 9। तो यहाँ से आ जाएगा 2/9। यही आपका क्या हो जाता है आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ सेक्शन बी के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 26। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, जो कि है 26। करते हैं इसे सॉल्व आउट। तो हमारे पास नीचे दिया गया कार्टून एक बढ़ती चिंता को संबोधित करता है। आइए समझते हैं किस चिंता को यह संबोधित कर रहा है। यदि मनुष्य अंतिम पोषी स्तर पर पहुंच जाता है तो छवि में दिखाई गई प्रक्रिया का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं इस पर जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं उन पे कितना इफेक्ट पड़ता है इस पूरे चित्र का। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास एक फार्मर है जो कि क्या लगा रहा है पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक दवा, कीटनाशक दवा, या हो सकता है फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, उर्वरक। ठीक है, और ये क्या होते हैं एक नॉन डिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, यानी कि गैर
जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं। ठीक है, जैव यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अब यदि किसान पेस्टिसाइड से फर्टिलाइजर लगाता है तो वो पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर कंप्लीटली उस पौधे पर जाने के बाद कीटनाशक दवा यानी कीटों को तो मार देता है, लेकिन उसमें जो केमिकल है उसे कुछ तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सॉइल द्वारा, यानी कि अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है किसके, सॉइल द्वारा, यानी कि मिट्टी के द्वारा क्या कर लिया जाता है, उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन कुछ पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर उस वेजिटेबल या जो भी है किसान ने जो भी फसल उगाई है उस पे, और कुछ रह जाते हैं इसके सॉइल के सरफेस पर। जैसे ही कभी बरसात होती है तो वो बरसा के दौरान वो जो केमिकल्स हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं कहां पर, एक्वेटिक एनिमल के पास। ठीक है, एनिमल्स के पास, यानी कि तालाब या नदी में, नदी या तालाब में, नदी या तालाब या नहरों में। ठीक है, तो ये केमिकल्स एक तो हमारे पास कहां से मिलेंगे, वेजिटेबल से या फ्रूट्स वगैरह जो भी हैं जिस पर भी पेस्टिसाइड लगाए गए हैं। ठीक है, तो वहां पर ऑलरेडी क्या है, कुछ ना कुछ केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। उसी के साथ कुछ केमिकल कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, नदी या तालाबों में। अब इन केमिकल से एक्वाटिक एनिमल क्या होगा, उन्हें अफेक्ट पहुंचेगा, और उन जो केमिकल्स हैं वो हमारे जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिश वगैरह यानी मछलियां, वो उसको क्या करेंगे, गेन करेंगे, और उसे गेन करने के बाद इसको लास्ट में जो ह्यूमन, आप सभी जानते हैं कि उसी स्तर में सबसे ऊपर क्या है, मनुष्य। क्या है, मनुष्य। मनुष्य उनका क्या करेगा, उनको एज ए भोजन के तौर पर उन्हें खाएगा। तो उसके पास एक तो यदि वो वेजिटेबल है तो यहाँ पर जो साग सब्जी खाएगा उससे वो क्या गेन करेगा, इन केमिकल्स को गेन कर सकता है। दूसरी कंडीशन, यदि हमारे पास कोई नॉन वेज है तो वो क्या करेगा, वो इनको खाएगा, और यहाँ पर ह्यूमन के पास क्या होगा, वो केमिकल्स ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है कि मनुष्य अंतिम पोषी स्तर पर है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर है कीटनाशक गैर जैव निम्नीकरणीय और प्रत्येक ट्रैफिक स्तर पर जमा होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो कीटनाशक है वो प्रत्येक स्तर पर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर होता है और लंबे समय तक बना रहता है। ये क्या होता है, लंबे समय तक बनने वाली एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया अंतिम ट्रैफिक स्तर में जो उच्चतम सांद्रता होती है वो किसके पास होती है, मनुष्य के पास। इसलिए कीटनाशकों की उच्चतम सांद्रता होगी जिससे जैव आवर्धन होता है, यानी कि इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, बायो मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन, यानी जैव आवर्धन होता है। तो आप देख सकते हैं पेस्टिसाइड्स नॉन बायोडिग्रेडेबल कीप गेटिंग अक्युमुलेटेड एज ईच टॉपिकल लेवल परसिस्ट फॉर्म लॉन्ग टाइम, यानी कि काफी लंबे समय तक रहते हैं, और लास्ट टॉपिक लेवल पे रहते हैं कौन, ह्यूमंस। तो ह्यूमन क्या है, हाई कंसंट्रेटेड, क्या है, हाई कंसंट्रेशन ह्यूमन के पास जाएगी, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले पार्ट में जो कि होगा सेक्शन सी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।